हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम और आज का जो हमारा टॉपिक है क्वाइट सिग्निफिकेंट दैट इज थ्योरी ऑफ रेंट, जिसके अंदर क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेंट और वी कुड से रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। और अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज माय ऐप जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से एडोसम ऐप जिसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये ऐप जो है काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे मॉक टेस्ट जो है इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है। और काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स का भी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी है। लिंक आई विल बी शेयरिंग द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेंट, जिसको हम हिंदी के अंदर कह सकते हैं किराया या लगान। देखो, जब हम चीजों को कुछ डिफाइंड पीरियड के लिए, फिक्स पीरियड के लिए उनकी सर्विसेज को अवेल करते हैं, उसके बदले में हम जो भुगतान करते हैं दैट इज नोन एज ए रेंट। जैसे हमने घर को किराए पे लिया, दुकान को किराए पे लिया, फर्नीचर को किराए पे लिया। बट इकोनॉमिक्स के अंदर जो रेंट है, कि जब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट्स करते हैं, जब उनकी सप्लाई, उनकी सर्विसेज हम यूज करते हैं, जब उनकी सप्लाई जो होती है लिमिटेड होती है, तो ज्यादातर ये लैंड के साथ एसोसिएट किया जाता है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि रेंट जो है वो प्राइस ऑफ द लैंड है। यहाँ पे जिम्मेदार जो है अपनी टेनेंट को, किराएदार को कहता है कि मेरी लैंड यूज कर ले, उसके बदले में मुझे रेंट पे कर दे। तो रेंट इस वजह से पैदा होता है क्योंकि वो किराएदार जो है लैंड की सर्विसेज यूज कर रहा है। और लैंड जो है दैट इज द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, और इसकी सप्लाई जो है इन इलास्टिक है। रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट को हम रेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी डिफरेंस या रेंट ऑफ फर्टिलिटी ऑफ डिफरेंस भी कहते हैं। रिकार्डो ने सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ रेंट अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन के अंदर दी है। इसी तरह सुकरात और एडम स्मिथ कहते हैं कि रेंट जो है कुदरत की उदारता की वजह से पैदा होता है एज ए रिजल्ट ऑफ द बाउंटी ऑफ द नेचर। बट रिकार्डो का ये मानना है कि रेंट इस वजह से उत्पन्न होता है कुदरत से। और यहाँ पे एंडरसन का ये मानना है कि रेंट इस वजह से उत्पन्न होता है क्योंकि बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ लैंड। अकॉर्डिंग टू माल्थस के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को हम इंक्रीज कर सकते हैं अगर हम गिव, क्योंकि हमारे पास जमीन जो है फिक्स है। जैसे मान लो मेरे पास 1 किला जमीन है और मैंने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को इंक्रीज करना है, तो आई विल बी इंक्रीजिंग द डोजेस ऑफ द लेबर एंड कैपिटल। और यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न एप्लीकेबल होता है। और जैसे जैसे मैं ज्यादा लेबर और कैपिटल को हायर करता जाऊंगा, मार्जिन रिड्यूस होती जाएगी। तो जो मार्जिनल यूनिट से ऊपर जो इंट्रा मार्जिनल यूनिट की प्रोडक्शन होती है दैट इज कॉल्ड ए रेंट। तो रिकार्डो ने जो है एंडरसन एंड माल्थस दोनों के व्यू पॉइंट लेके रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट डेवलप की है। तो रिकार्डो का मानना है कि मतलब जो भी हम टोटल प्रोड्यूस करते हैं, वो हिस्सा जो हम लैंडलॉर्ड को प्रोवाइड करते हैं, लैंड की हमने ओरिजिनल और इंडिस्ट्रक्टिबल पावर ऑफ द सॉइल यूज की है, कि जो हमने लैंड को यूज किया है उसके बदले में जो हम प्रोड्यूस लैंडलॉर्ड को देते हैं दैट इज नोन एज ए रेंट। तो यहाँ पे जो लैंड है ये माना गया है कि उसकी ओरिजिनल और परमानेंट प्रॉपर्टीज है, उसको हम इम्प्रूव नहीं कर सकते। रिकार्डो का ये मानना है कि जो रेंट है वो कुदरत की कंजूसी की वजह से उत्पन्न होता है। और एंडरसन का ये मानना है कि रेंट जो है डिफरेंस इन फर्टिलिटी ऑफ लैंड की वजह से उत्पन्न होता है। तो उसी तरह ही हम देखते हैं कि जो हमारी जो रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट है दैट इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। इकोनॉमी के अंदर परफेक्ट कंपटीशन है, सप्लाई ऑफ लैंड लिमिटेड है, और इकोनॉमी के अंदर एक ऐसी जमीन है जिसके अंदर कोई हमें रेंट नहीं अवेलेबल होता, और उसको हम मार्जिनल और नो रेंट लैंड कहते हैं। और फर्टिलिटी ऑफ लैंड के अंदर डिफरेंस होता है, कुछ जमीन जो होती है ज्यादा उपजाऊ होती है और कुछ जमीन जो होती है कम उपजाऊ होती है। और लैंड का एक ही यूज है, इसका मतलब है उसके ऊपर हम खेती बाड़ी करते हैं, लैंड को हम किसी और उपयोग के अंदर नहीं ला सकते। और लैंड की जो ओरिजिनल और इंडिस्ट्रक्टिबल पावर ऑफ द सॉइल है, मौलिक शक्तियां हैं। डिमांड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाती है जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। और यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाई होता है। रेंट जो है लैंड को ही अवेलेबल है, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल इन द लॉन्ग रन। और रेंट जो लैंड है उसको हम कल्टीवेट करते हैं, जैसे सबसे पहले हम बढ़िया लैंड को कल्टीवेट करेंगे, फिर उससे कम, एंड सो ऑन। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम किसी भी ग्रेड ऑफ लैंड को करें सेम होती है, बट वहां पे जो उनकी फर्टिलिटी की वजह से उनकी जो उपज होती है वो उसमें डिफरेंस होता है, किसी की उपज ज्यादा होती है, किसी की उपज कम होती है।
तो जब हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेंट को स्टडी करेंगे तो इसको हम दो वे से एक्सप्लेन करेंगे। एक्सटेंसिव कल्टीवेशन, एक्सटेंसिव को जिसको हम विस्तृत खेती बाड़ी भी कह सकते हैं, जिसके अंदर हम जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, डिमांड बढ़ती जाएगी, तो ज्यादा लैंड का इस्तेमाल करते जाएंगे। इंटेंसिव कल्टीवेशन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जमीन जो होती है, जैसे मान लो मेरे पास 1 किला ही जमीन है, तो वहां पे अगर डिमांड बढ़ जाती है तो आई विल बी यूजिंग मोर डोजेज ऑफ लेबर एंड कैपिटल। तो एक नया देश जहाँ पे पॉपुलेशन इज वेरी लेस, तो सबसे पहले वो ए ग्रेड को कल्टीवेट करेंगे, क्योंकि फर्टाइल लैंड को हमने पहले कल्टीवेट करना है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, फिर उसके बाद बी जो कि ए से कम है फर्टाइल, फिर जैसे पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो सी को करेंगे, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, जब सी भी खत्म हो जाएगी तो डी को करेंगे। तो रेंट जो है स्केर्सिटी ऑफ लैंड की वजह से उत्पन्न होता है। और वहां पे क्या होता है कि जो लैंड ज्यादा फर्टाइल होती है उसका रेंट ज्यादा होता है, और जो डिफरेंस होता है वो फर्टिलिटी की वजह से उनके रेंट के साइज के अंदर जो है डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 4 ग्रेड्स ऑफ लैंड है हमारे पास, ए बी सी डी। डी जो है मार्जिनल लैंड है, नो रेंट लैंड है, तो ये इसकी प्रोडक्शन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ए का रेंट है 25 - 10, जो बी का रेंट है 20 - 10 10, जो सी का है 15 - 10 5, और जो डी है उसके ऊपर कोई रेंट हमें उत्पन्न नहीं होता। तो हम इस तरह से डायग्रामेटिकली ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं कि जो ओ एक्स है इसके ऊपर हम लेते हैं डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ लैंड, ये ए बी सी डी है, और यहाँ पे हमने प्रोडक्शन ले ली 4 6 8 10। तो ये जो है देखो, ये जो है ए का है, इसका मतलब है कि इतना रेंट ए को पैदा होता है, और इतना ही रेंट, उससे कम रेंट जो है बी को होता है, उससे कम सी को होता है। और डी जो है ऐसी लैंड है जिसके ऊपर कोई रेंट अवेलेबल नहीं होता। फिर उसके बाद हमने इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वेरी ब्रीफली डिस्कस कर देनी है। एबीसीडी आर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ लैंड, और रेंट जो है डिपेंड करता है डिफरेंस इन द फर्टिलिटी और यील्ड। तो एबीसीडी जो है इनका, जो क्योंकि डी जो है नो मार्जिनल मार्जिनल लैंड है, नो रेंट लैंड है, तो डी की प्रोड्यूस के अंदर जो डिफरेंस है, द एक्सेस ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ एबीसी ग्रेड लैंड ओवर दैट ऑफ डी इज नोन एज ए रेंट। इसको हम इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो क्या है कि जो परफेक्ट कंपटीशन है, तो यहाँ पे हम आउटपुट लेते हैं, यहाँ पे हम प्राइस लेते हैं। तो ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है। जहाँ पे ये एक दूसरे को कट करते हैं, वहां पे इक्विलिब्रियम प्राइस जो होती है डिटरमिन हो जाती है। तो उस ये वाली जो प्राइस है, उस गिवन प्राइस के अंदर, जैसे डी है, तो यहाँ पे ये इसका एवरेज कॉस्ट है, ये वाला ए आर इज इक्वल टू एम आर है, ये एवरेज कॉस्ट है, ये इसका जो है एम सी है। तो यहाँ पे इस बिंदु पे कट करता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई रेंट पर नहीं होता है। यहाँ पे ए आर इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, और ये बी ग्रेड है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको जो बेसिकली रेंट अवेलेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू जो है एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा है। तो क्योंकि दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये प्राइस के अंदर ये रेवेन्यू है और ये कॉस्ट है, तो इतना रेंट अवेलेबल होता है। ए जो है उसको ज़्यादा रेंट मिलता है, ये जो है बढ़िया कैटेगरी है, तो यहाँ पे ए और ए सी का गैप काफ़ी ज़्यादा है। इस तरह से आप डिपिक्ट कर सकते हो। इसकी जो हमने एक्सप्लेनेशन लिखनी है कि ओपी जो है दैट इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, जो कि डिमांड और सप्लाई के द्वारा डिफरेंस करती है, और प्राइस और एवरेज कॉस्ट के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज ए रेंट। और डी ग्रेड है जहाँ पे ए आर और ए सी का कोई डिफरेंस नहीं है, तो उसको कोई रेंट अवेलेबल नहीं होता। और बी का रेंट जो है एज कम्पेयर टू ए कम है। इसी तरह हम इसको एक्सप्लेन करते हैं इंटेंसिव कल्टीवेशन के अंदर, व्हेन द लैंड इज कल्टीवेटेड इंटेंसिवली। इंटेंसिव का मतलब होता है कि जमीन का टुकड़ा हमारे पास, जैसे एक्सटेंसिव के अंदर तो हम लैंड को ऐड करते जाते हैं, जैसे और लैंड ऐड करते जाएंगे। इंटेंसिव के अंदर जमीन हमारे पास वही है, गिवन है, और उसके ऊपर अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को इंक्रीज करना है तो हमें डोजेज ऑफ लेबर एंड कैपिटल को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न एप्लीकेबल होता है। तो हम वहां पे स्टॉप कर देते हैं जहाँ पे जो डोज जिसकी कॉस्ट जो होती है मार्जिनल रेवेन्यू या मार्जिनल रेंट के बराबर होती है, जिसको हम कह सकते हैं कि वहाँ उस डोज पे हमें कोई रेंट नहीं मिलता। तो intensive cultivation refer to the cultivation where is additional units of labor and capital they are employed। तो ये doses of labor and capital है 1 2 3 4, और ये प्रोडक्शन है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फोर्थ यूनिट है वो नो रेंट है, मार्जिनल यूनिट है।
तो जो फर्स्ट डोज है उसको रेंट मिलता है 8 - 2 6, जो सेकंड डोज है उसको 6 - 2 4, और जो थर्ड डोज है उसको 4 - 2। उसी तरह हम इसको जो है डायग्राम के द्वारा ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरह से, यहाँ पे हमने डोजेस ऑफ लेबर एंड कैपिटल ले लिए और यहाँ पे हमने प्रोडक्शन दिखा दी। तो फर्स्ट डोज का इतना रेंट है, सेकंड डोज का इतना रेंट है और थर्ड डोज का इतना रेंट है। और जो हमारी चौथी डोज है, मार्जिनल डोज है, उसके ऊपर कोई रेंट हमें अवेलेबल नहीं है। और ये जो तीनों जो डोजेस हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको हम इंटर मार्जिनल डोज भी कह देते हैं। इसको हमने इस तरह से एक्सप्लेन कर देना है। Under intensive cultivation, additional units of labor and capital leads to increase in production at diminishing rate, क्योंकि घटती हुई दर पे प्रोडक्शन बढ़ती है और फार्मर जो है उतने ही लेबर और कैपिटल ऐड करेगा, जहाँ पे प्राइस ऑफ मार्जिनल लेबर बिकम्स इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट। और उसी तरह डोजेज ऑफ लेबर एंड कैपिटल इज कॉल्ड द मार्जिनल डोज, जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू द मार्जिनल आउटपुट। और उससे पहले जो डोजेज को रेंट मिलता है उसको हम इंटर मार्जिनल डोजेज कह देते हैं। फिर इसका जो क्लासिकल थ्योरी है उसको क्रिटिसाइज किया गया। एक तो ये है कि जो सॉइल है, जैसे इसने कहा कि लैंड के पास परमानेंट प्रॉपर्टी है, ओरिजिनल है, जबकि ओरिजिनल और इंडिस्ट्रक्टिबल प्रॉपर्टी नहीं होती, क्योंकि लैंड को अगर हम फर्टिलाइजर के साथ ना ट्रीट करें तो फर्टिलिटी उसकी खत्म हो सकती है। और हिस्टोरिकल भी ये गलत है, क्योंकि रिकार्डो ने कहा कि सबसे पहले हम उस जमीन को कल्टीवेट करते हैं जो ज्यादा फर्टाइल है। तो ऐसा कोई भी हमें इंडिकेशन नहीं मिली कि सबसे पहले हमने बेस्ट लैंड को कल्टीवेट करना है। तो जो लैंड पहले अवेलेबल हो जाती है, चाहे वो बढ़िया है या घटिया है। और उसी तरह कोई लैंड ऐसी नहीं होती जहाँ पे कोई रेंट अवेलेबल ना हो। तो रेंट जो है फर्टिलिटी की वजह से नहीं, बट स्केर्सिटी की वजह से होता है। माल्थस ने कहा कि रेंट इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि स्केर्सिटी है। और अगर सारी की सारी जमीन फर्टाइल हो और डिमांड ज़्यादा हो सप्लाई से, तो वहाँ पे वो रेंट नहीं मिलेगा। और रेंट जो है क्लासिकल जो है रिकार्डो का ये मानना है कि रेंट प्राइस के अंदर इंक्लूड नहीं होता, बट रेंट प्राइस का हिस्सा होता है। अकॉर्डिंग टू रिकार्डो, अगर रेंट बढ़ जाए या कम हो जाए तो प्राइस को वो इफेक्ट नहीं करता। बट एक्चुअल में क्या होता है कि प्राइसेस बढ़ती और कम होती हैं तो वो रेंट को भी इफेक्ट करती हैं। और उसी तरह रेंट किस तरह से डिटरमिन हुआ है, इसके बारे में कुछ भी हाईलाइट नहीं करता। और उसी तरह क्या है कि लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है उसको मेयर करना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि फर्टिलिटी ऑफ लैंड जो है ओरिजिनल पावर से भी और जो इसके ऊपर पैसा लगाया है उससे भी इफेक्ट होती है। तो कितना ओरिजिनल पावर की वजह से है और कितना उसके ऊपर पैसा लगाया, वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। और हर एक जमीन के अंदर कुछ ना कुछ फर्टिलिटी होती है। और उसी तरह जो परफेक्ट कंपटीशन की जो अजम्पशन है वो अनरियलिस्टिक है। और उसी तरह वैल्यू लेबर थ्योरी को भी क्रिटिसाइज किया गया कि वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है डिटरमिन होती है कि कितना हमने लेबर यूज किया। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू को क्रिटिसाइज करते हैं कि जो प्राइस है वो डिपेंड करती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिमांड के ऊपर, ना कि लेबर जितनी हमने इसके ऊपर एम्प्लॉय की है। और उसी तरह ये एक इनकम्प्लीट थ्योरी है, बट ये हमें नहीं बताती कि इंडस्ट्री और फर्म का जो है रेंट किस तरह से डिटरमिन होता है। और उसी तरह यहाँ पे हमने एक गलत अजम्पशन ये भी ली कि लैंड का एक ही यूज है, लैंड को हम किसी और चीजों के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो रिकार्डियन थ्योरी काफी सिग्निफिकेंट थ्योरी है। रिकार्डो ने रैंड को एक स्पेसिफिक मैनर के अंदर कोशिश की, फिर भी इसके अंदर काफी सारे शॉर्ट कमिंग है। ये थ्रेटिकल एंड प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट से भी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि थ्रेटिकल से क्या होता है कि रिकार्डो की थ्योरी हमें बताती है कि सप्लाई ऑफ फैक्टर इज लिमिटेड और इसकी डिमांड बढ़ जाती है तो इसको सरप्लस मिलता है। और मॉडर्न थ्योरी जो है इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो सोशलिस्ट जो है रिकार्डियन थ्योरी से काफी उनको इंस्पिरेशन मिली कि जैसे जिम्मेदारी को खत्म करना है, लैंड को नेशनलाइज किया है, तो वो रिकार्डियन थ्योरी से प्रभावित होकर उन्होंने ऐसे स्टेप्स लिए।